हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी स्क्वायर क्लासेस। माय नेम इज सिराग चुगानी और आज हम लोग अपने क्वेश्चंस के सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उस क्वेश्चन का मैंने आपको बोला था आंसर कमेंट में दीजिएगा। आप में से कुछ लोग मुझे मालूम है भूल गए होंगे, बट कोई नहीं, आज हम लोग इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो जनरली पार्ट बी के होंगे 2 मार्क्स वाले, उनको आपको 1 मिनट देना है, और जो पार्ट सी के होंगे उन्हें आपको 1.5 से 2 मिनट देना है। क्वेश्चन करते समय इस बात का समय का हमेशा ध्यान दें। मैं यहाँ पर आपको 3 सेकंड का वेट करूंगा, आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन दिखते ही आप लोग उसका आंसर करेंगे, देन आप आगे मूव करेंगे। मैं यहाँ पे 3 सेकंड का ब्रेक लूंगा, आप वहां पर 1 मिनट का ले सकते हैं, और फॉर पार्ट सी 1.5 मिनट से 2 मिनट का। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। ये क्वेश्चन आपके सामने है, चलो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। Sphingolipids and cholesterol molecules of their bilayer aggregate into multiple tiny rafts instead of a single large one. देखो ये कह रहे हैं कि स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल आपस में मिल करके लिपिड बाइलेयर के अंदर के कुछ हिस्से को लिपिड राफ्ट बना देते हैं, है ना। लिपिड राफ्ट हमें पता है ना कि जैसे अगर ये पानी है, ठीक है, पानी में बहता हुआ यहाँ पर क्या है, अगर मान लो बर्फ, तो बर्फ क्या हो गई हमारी, लिपिड राफ्ट हो गई, बाकी पानी हो गया। Consider the size of lipid raft depends on the affinity of sphingolipids and cholesterol for one another and other lipids in the membrane. Choose the option that best describe this property. ये कह रहे हैं कि लिपिड राफ्ट स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल आपस में मिलकर के बनाते हैं, तो इनके आपस का इंटरेक्शन और इनका बाकी लिपिड्स के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है, वो दिए गए ऑप्शंस में से आप पता करके बताइए। देखो उन्होंने बोला है स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन ए कह रहा है स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल बाइंड टू वन अनदर टाइटली एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड नहीं करते हैं, ऐसा गलत है वाली बात। दूसरी बात आती है मेन, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल बाइंड टू वन अनदर विद द सेम अफिनिटी एज दे बाइंड टू अदर लिपिड्स। अगर स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल जिस अफिनिटी से बाइंड कर रहे हैं, इसी अफिनिटी के साथ अदर लिपिड्स के साथ भी बाइंड करते होते, तो ये दूसरों के साथ बाइंड करके लिपिड राफ्ट ना बना देते, या फिर ये पूरी मेम्ब्रेन ही लिपिड राफ्ट की बन जाती। लेकिन यही क्यों बनाते हैं, उससे वाली बात गलत है। Sphingolipids and cholesterol bind to one another with high affinity under the influence of some cytoskeleton. भाई cytoskeleton elements कहाँ ही involve होते हैं इसमें। Sphingolipids and cholesterol have slightly higher affinity than other lipid molecules of the membrane and are in dynamic with their free forms. हाँ तो ये वाली बात ट्रू है। Sphingolipids और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, इनकी अफिनिटी अपने आप में स्लाइटली ज्यादा होती है, ठीक है ना, स्लाइटली बाकी लिपिड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी एस और सी का रिश्ता थोड़ा गहरा है, गहरा का मतलब थोड़ा गहरा, थोड़ा गहरा है बाकी के कंपैरिजन में। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है एक एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने, इसमें आरबीसी को क्या किया, आरबीसी का क्या करवा दिया, लाइसिस करवा दिया, ठीक है, जिसमें से जितने भी अनब्रोकन सेल्स थे उनको रिमूव कर दिया सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू 600 जी पर, जी मतलब ग्रेविटी फोर्स। Superintendent was taken at the centrifuge at 1 lakh G. The pellet was extracted with 5 mole NaCl. देखो यही खेल हो गया पूरा, 5 mole NaCl दे दिया इन्होंने, सबसे बड़ा खेल इसी का ही है। एंड अगेन सेंट्रीफ्यूज एट 1 lakh G. अब इन्होंने पूछा सुपरिटेंडेंट यानी बचे हुए में कौन सा प्रोटीन मिल सकता है। सबसे पहले तो देखो इन्होंने बोला है कि NaCl की बात चली है और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात चल रही है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ये आपको पता होगा। कौन कौन से, एक तो होता है हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल, ये 2 टाइप के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन और पेरिफेरल। आपको इतना याद होगा कि NaCl से केवल और केवल पेरिफेरल प्रोटीन्स को तो आप रिमूव कर लोगे, ये होगा पेरिफेरल, ट्रांस मेम्ब्रेन को तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपको इस वाले दिए गए ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा पेरिफेरल प्रोटीन है, बस इतने में आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई पता करते हैं, बेंड 3 प्रोटीन, बेंड 3 प्रोटीन मेम्ब्रेन को 12 टाइम्स क्रॉस करता है, ठीक है, सो दिस इज नॉट द आंसर। GPCR आपको पता है मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्रॉस करता है, दिस इज आल्सो नॉट द आंसर। इसके बाद स्पेक्ट्रिन, ये मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, यस इट इज द आंसर। और ग्लाइकोफोरेन ये भी एक बार क्रॉस करता है, सो दिस इज आल्सो नॉट द राइट आंसर, स्पेक्ट्रिन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखो उन्होंने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लिपेसिस, ठीक है।
फ्लिपेज का प्राइमरी फंक्शन, इससे पहले समझो कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर होती है ना, यानी एक होती है उसमें आउटर लीफलेट और दूसरी कौन सी होती है, इनर लीफलेट। ठीक है, दोनों में ही जो लिपिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। ये आपको पता है कि आउटर वाले जब इनर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लिप मूवमेंट, और फ्लिप करवाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं हमारे फ्लिपेस। अब ये इसी फ्लिपेस एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, हेल्प इन इंक्रीजिंग लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन। ना भैया, लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन थोड़ी ना बढ़ाते हैं, दिस इज नॉट द करेक्ट। मूव सर्टेन फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम वन लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर, यस इट कैन बी ट्रू, क्योंकि देखो क्या कर रहे हैं ये, एक्चुअल में यही तो कर रहे हैं, एक लीफलेट के लिपिड्स को दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, सो इट कैन बी ट्रू। लोकलाइज मोर नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, नो, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को लोकलाइज यानी उनको मूव थोड़ी करवाते हैं, नो। कॉजेज अनकपलिंग ऑफ वी स्नेयर्स एंड टी स्नेयर, नो, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फ्लिप मूवमेंट क्या करता है, एक लीफलेट के लिपिड्स को दूसरे लीफलेट्स तक लेके जाता है, खत्म। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। प्रीडोमिनेंट इंटरेक्शन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स दैट स्टेबलाइज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्लूड, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब बात चल रही है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की, कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं उनके बीच में ऐसा कौन सा इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी मिलती है। अगर हमारी लिपिड्स ऐसे होते हैं तो आपको क्या लगता है इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन एंड कोवेलेंट बॉन्ड, नो, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते, सो दिस इज नॉट द आंसर। वेंडर वॉल एंड आयोनिक इंटरेक्शन, नो, इट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। वेंडर वॉल आयोनिक इंटरेक्शन जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हो तो यह तो नहीं होता। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो होता क्या है, एक चीज देखो, ये होती है हमारी फैटी एसिड टेल, ये हमारी दूसरी फैटी एसिड टेल, दोनों ही एक्चुअल में क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके बीच में होती है हमारी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो येट इट इज करेक्ट। कोवेलेंट, फिर अगेन कोवेलेंट आ गया ना तो नहीं, हो ही नहीं सकता, सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ना बोला है ग्लाइकोफोरेन है आरबीसी हमारा, आरबीसी के ऊपर क्या है, ग्लाइकोफोरेन है हमारा, एक प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और इन्होंने बताया है कि मेम्ब्रेन स्पेंस द मेम्ब्रेन ओनली वंस, ये मेम्ब्रेन को केवल एक ही बार क्रॉस करता है, जिसका एन टर्मिनल बाहर है और सी टर्मिनल कहाँ है, इसका अंदर की तरफ है, ठीक है, सी टर्मिनल अंदर की तरफ है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो आरबीसी हो गया हमारा, ये इसका प्रोटीन हो गया, इसका एन टर्मिनल बाहर है, सी टर्मिनल अंदर की तरफ है, ठीक है, और एक ही बार क्रॉस कर रहा है। अभी कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज लेबल्ड विद फ्लोरोफोर्स अगेंस्ट एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, इन्होंने बोला कि हमने कुछ एंटीबॉडीज ली हैं और ये एंटीबॉडीज का मिक्सचर है जिसमें एन टर्मिनल वाली भी है, यानी एन टर्मिनल से बाइंड करने वाली भी है और सी टर्मिनल से बाइंड करने वाली भी है, तो इसे सी टर्मिनल एंटीबॉडी बोल दिया, ये हो गई हमारी एन टर्मिनल एंटीबॉडी, इसके हमने मिक्सचर को ले लिया, ठीक है। इनसे क्या अटैच है हमारा, फ्लोरोफोर। फ्लोरोफोर जनरली क्या होते हैं हमारे ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, जिससे हम किसी भी चीज का इजीली पता लगा सकते हैं, लाइट एमिट हो रही है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि हमने इस सबको आपस में मिक्स किया, यानी इन सेल्स में हमने क्या किया, ये सी टर्मिनल एंटीबॉडी और एन टर्मिनल एंटीबॉडी डाली। तो अब ये बताइए इनमें से दिए गए स्टेटमेंट कौन सा सही है। इन्होंने बोला इंटेक्ट मतलब साबुत, इंटेक्ट आरबीसी कैन बी लेबल्ड विद द सी टर्मिनल एंटीबॉडी, ये कह रहे हैं साबुत आरबीसी को अगर आपको लेबल करना है तो सी टर्मिनल एंटीबॉडी का यूज कर लो। अभी बात देख के देखो, सी टर्मिनल तो अंदर की तरफ है, जब सी टर्मिनल अंदर की तरफ है तो सी टर्मिनल एंटीबॉडी लेवल कैसे होगी, अंदर कैसे जाएगी, क्योंकि ये तो साबुत है, कहीं छेद भी नहीं है, तो सी टर्मिनल एंटीबॉडी अंदर जा नहीं सकती, सो ये वाला स्टेटमेंट सही हो नहीं सकता। अगर यहाँ एन टर्मिनल होता तो बिल्कुल सही होता। एक तो इंटेक्ट के ऊपर एक और रखा है, इंटेक्ट आरबीसी कैन नॉट बी लेबल्ड विद एन टर्मिनल एंटीबॉडी, बट हम जानते हैं इंटेक्ट आरबीसी यानी साबुत आरबीसी को अगर आपको लेबल करना है तो केवल एन टर्मिनल एंटीबॉडी ही तो यूज करोगे, है ना, अगर एन टर्मिनल एंटीबॉडी होगी तभी तो होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कैन नॉट, तो ये भी बात गलत हो गई। इनसाइड आउट घोस्ट ऑफ आरबीसी कैन बी लेबल्ड विद एन टर्मिनल एंटीबॉडीज, घोस्ट आरबीसी समझने से पहले ये समझ लो ये घोस्ट आरबीसी है क्या। देखो दो टाइप की वेसिकल्स बनती हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी सेल की आउटर लीफलेट होती है बाहर की तरफ और इनर लीफलेट होती है अंदर की तरफ, नाम से समझ में आ रहा है आउटर बाहर इनर अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हमारे 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम लोग घोस्ट वेसिकल क्रिएट करते हैं। घोस्ट मतलब आरबीसी ने अपने अंदर के सारे हीमोग्लोबिन कंटेंट को लॉस कर दिया है। इस कंडीशन में इनर वेसिकल, इनर मेम्ब्रेन जो होती है यानी इनर लीफलेट जो होती है वो बाहर आ जाती है और आउटर जो होती है वो अंदर चली जाती है, ठीक है। अगर ये उल्टी हो जाएगी तो यहाँ पे लगे हुए प्रोटीन्स का ओरिएंटेशन भी उल्टा हो जाएगा, यानी ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, नॉर्मली एन बाहर था सी अंदर,
इसमें सी बाहर एन अंदर। अब ऐसा आरबीसी जिसमें सी बाहर हो, तो इसके सी बाहर होगा तो उसमें कौन सी यूज करोगे, सी टर्मिनल एंटीबॉडी। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है डी वाला, इनसाइड आउट घोस्ट ऑफ आरबीसी कैन बी लेबल्ड विद एन टर्मिनल एंटीबॉडी। इसको एन टर्मिनल से कैसे ही लेबल करोगे, ठीक है ना, डी वाले के लिए ये वाला डायग्राम है, तो इसको आप एन टर्मिनल से कैसे लेबल करोगे, नहीं कर पाओगे, इसको आप सी टर्मिनल से कर सकते हो। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बी वाला कह रहा है परमिएबलाइज्ड आरबीसी कैन बी लेबल्ड विद सी टर्मिनल एंटीबॉडीज एज वेल एज एन टर्मिनल एंटीबॉडीज। ये कह रहा है हमारा नॉर्मल आरबीसी ही था, उसमें हमने घोस्ट नहीं बनाया, लेकिन उसमें हमने पोर्स क्रिएट कर दिए। पोर्स क्रिएट होगा यानी एक क्या होगा, एज अ पाइप से क्रिएट हो गए। अब जो हमारी एंटीबॉडीज है कौन सी वाली, सी एंटीबॉडी है, वो अंदर की तरफ जा सकती है, और ये सी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, इस सी के साथ अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे कलर देगी, कलर यानी फ्लोरोफोर आएगा। और एन टर्मिनल एंटीबॉडी तो बाहर पहले भी अटैच हो रही थी, तो ये भी अटैच हो जाएंगी। तो सी बी वाला क्या कर रहा है, एन और सी टर्मिनल दोनों अटैच हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। यस इट इज ट्रू, केवल तब जब उसमें पोर्स बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो उसने बोला है द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रक्टोज इनटू एंटेरोसाइट्स इज मीडिएटेड बाय, एंटेरोसाइट्स मतलब कौन से सेल्स होते हैं हमारे, इंटेस्टाइनल सेल्स, ठीक है, ये होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स। अभी कह रहे हैं इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर जो फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करना हो, हम जो भी खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जब वो डाइजेस्ट होते हैं तो वो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनते हैं। अगर फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट करना हो तो आप कैसे करोगे, तो भाई देखो ये थोड़ा सा लर्निंग वाली चीज है, लेकिन आपको ये तो पता है कि ये हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, हमारे अंदर का जो रीजन होता है उसके अंदर फूड रहता है, यहाँ होता है हमारा फूड। इस फूड में हमारे क्या होते हैं, इस फूड में हमारा होता है विलाई, यहाँ पर मतलब इंटेस्टाइन के अंदर होता है विलाई, यहाँ से खाना एब्जॉर्ब होता है फ्रक्टोज। अब इन्होंने बोला है कि इनमें से किसका यूज किया जाता है, SGLT1। SGLT1 एक क्या है हमारा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला रिसेप्टर है, तो ये उसमें पढ़ा था हमने। SGLT2 अगेन यही सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 और 2, ये भी हमारा किस में आता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और फ्रक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये वाली बात अभी जान लो आप, ये होता है हमारा फैसिलिटेड वाले से, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब बचा क्या आपके पास, बी और सी, तो इसका सही आंसर वैसे है ये वाला। ये लर्निंग वाली छोटी सी चीज है, तो आप याद करिएगा, ठीक है, मैंने बताया भी है वीडियो में। चलिए आगे मूव करते हैं। देखो ने बोला है लिपिड राफ्ट्स आर रिच इन बोथ स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। यस इट इज ट्रू, इतनी बात समझ में आ गई कि इसमें स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही बहुमूल्य रोल प्ले करता है राफ्ट बनाने के लिए, जिसमें इन्होंने बोला है सिंस लिपिड राफ्ट अपेरेंटली डू नॉट फॉर्म इन इट्स एब्सेंस, अगर कोलेस्ट्रॉल को हटा दिया जाए तो लिपिड राफ्ट नहीं बन सकता, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट, तो लिपिड राफ्ट में ऐसा क्या रोल प्ले कर रहा है ये, तो पहले तो हम देखते हैं लिपिड राफ्ट का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस प्रकार से था, इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये हो गया लिपिड राफ्ट। अब इन लिपिड राफ्ट के बीच में ही क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल इस जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। थोड़ा जूम्ड इन व्यू है ना, ये है कोलेस्ट्रॉल बीच में, ये है लिपिड राफ्ट। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज द मोबिलिटी ऑफ स्फिंगोलिपिड्स इन द लिपिड बाइलेयर। कोलेस्ट्रॉल मोबिलिटी डिक्रीज कर देता है स्फिंगोलिपिड्स की, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये पूरी तरीके से ट्रू तो नहीं होगा। लार्ज हेड ग्रुप्स ऑफ स्फिंगोलिपिड्स रिपेल ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये आपस में रिपेल भी नहीं करते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इंटरेक्ट विद फैटी एसिड टेल्स इन द मेम्ब्रेन, यस ये थोड़ा बहुत पार्शियली ट्रू है, लेकिन इंटरेक्ट करने का मतलब है कि वो आपस में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग या कुछ क्रिएट कर रहा है, तो नहीं ऐसा भी ट्रू नहीं है ना, तो इंटरेक्ट मतलब स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है। द प्लेनर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर पोस्टुलेटेड टू फिल द वॉइड्स दैट फॉर्म अंडरनीथ द लार्ज हेड ग्रुप ऑफ द स्फिंगोलिपिड्स। ये ज्यादा एक्यूरेट है कि क्या होता है यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है वो स्फिंगोलिपिड्स के हेड के नीचे फैटी एसिड चेन के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं, तो रिजल्टेंट ये क्या करते हैं, वॉइड को बढ़ते हैं, यानी अंदर प्रेजेंट जो खाली स्पेस ऑलरेडी प्रेजेंट है ये उसमें जाके फंस जाते हैं, उसी खाली स्पेस में फंसने की वजह से पूरा मॉलिक्यूल जो होता है हमारा राफ्ट फॉर्म करता है। आइए देखो मैंने टेक्निक बताई है एफ रैप, इस क्वेश्चन में बोला है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग के बारे में, जिसे हम एफ रैप भी कहते हैं। इसमें जनरली करते क्या है वो देख लो एक बार। सपोज ये हमने एक सेल का छोटा सा पोर्शन ले लिया, इसको हमने क्या किया, इसको हमने पूरे फ्लोरोफोर से टैग कर दिया, यानी पूरा रेड कर दिया हमने इसे, मान लो, ठीक है ना, ये पूरा रेड हो गया। इसके बाद मैंने इस पर क्या किया, ब्लीच कर दिया, ब्लीच भी कौन सा वाला, फोटो ब्लीचिंग। अब ब्लीच से क्या होता है, कलर उड़ जाता है किसी भी चीज का, तो मान लो इसके इस हिस्से का
इस हिस्से का कलर उड़ गया, बाकी पूरा हिस्सा अभी भी रेड था, ठीक है, ये अभी पूरा रेड है। और ये कलर जब उड़ता है तो परमानेंट उड़ता है, टेम्पररी नहीं, ऐसा नहीं कि उड़ गया तो दोबारा आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वी हैव नोटिस्ड कि लेकिन कलर दोबारा कैसे आ गया, यहाँ पे कलर सच में दोबारा आ जाता है। तो होता क्या है, इसका एग्जांपल को समझने के लिए समझो, मान लो एक क्रिकेट स्टेडियम में 2000 लोग खड़े हैं, ठीक है, और 2000 के 2000 ने पहन रखी रेड कलर की टी शर्ट। हमने क्या किया, किसी एक कोने की तरफ से हमने 100 लोगों को हटा दिया। तो वो जो 100 लोग हटेंगे वो ऐसा एक छोटा सा एरिया क्रिएट करेंगे ना जहां कोई भी कलर नहीं होगा, व्हाइट कलर, ऐसा व्हाइट कलर कह सकते हैं, व्हाइट कलर देखने को मिलेगा हमें, या फिर खाली जो ग्राउंड का कलर है वो देखने को मिलेगा। बट क्या हो कि सारे लोग दोबारा से आपस में इंटरमिक्स हो जाएं और उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लें रैंडम डिस्टेंस पर आकर के। तो इससे क्या होगा, वो एरिया जो था हमारा वो भी फिल हो जाएगा। लेकिन फिर हमने 100 लोग और हटा दिए, 100 लोग और हटा दिए। हर बार होता क्या जाएगा, अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो रेड कलर थोड़ा डिम होता चला जाएगा, वो डिम होता जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो रिकवरी है वो हो तो रही है, लेकिन जो लॉस था कलर का वो परमानेंट था। इसके हिसाब से क्या समझ में आता है आपको, ये जो लोग थे वो आपस में क्या थे, लिपिड और प्रोटीन थे। अब इन्होंने क्या बोला है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, को लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। को लोकलाइज यानी दो प्रोटीन एक साथ है या नहीं है, इससे ये समझ में आ रहा है, नहीं। दो प्रोटीन एक साथ होंगे या नहीं होंगे ये क्लियर नहीं हो रहा है इससे। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्गेनल्स कोई काम ही नहीं है। न्यूक्लिक एसिड कॉम्पैक्टनेस, न्यूक्लिक एसिड कहां से आ गया, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स, हाँ, क्योंकि जो लोग आपस में मिक्स हो रहे थे उनका क्या हो रहा था, वो डिफ्यूजन ही तो हो रहा था। तो प्रोटीन्स क्या है, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन, सेट इज ट्रू। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या लग रहा है। इन्होंने बोला है एक रिसर्चर है, वो स्टडी कर रहा है सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन एक्स। एक प्रोटीन एक्स है, वो उसका ये पता करना चाह रहा है कि वो कौन से सेल के कौन से हिस्से में प्रेजेंट है। सेल के मतलब बेसिकली ईआर में है, या फिर उसके माइटोकॉन्ड्रिया में है, न्यूक्लियस में है, सेल मेम्ब्रेन में है। सेंट्रीफ्यूगेशन वाला टॉपिक से रिलेटेड है ये। इन्होंने बोला है द रिसर्चर परफॉर्म सक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगेशन एट इंक्रीजिंग रोटर स्पीड। रोटर की स्पीड बढ़ा बढ़ा करके उसने अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह चेक किया उसने। सबसे पहले उसने क्या किया, 600 जी पर 10 मिनट्स के लिए रन किया और पैलेट को कलेक्ट किया। फिर उसमें जो उसका सुपरिटेंडेंट था, यानी जो नीचे हिस्सा बच गया, उसने उसको लेकर के फिर से रन किया 10,000 जी पर 20 मिनट्स के लिए। फिर उसके सुपरिटेंडेंट के पैलेट को यूज किया उन्होंने 1 लाख जी पर, ठीक है, 1 घंटे के लिए। कलेक्ट बोथ द पैलेट्स एंड द फाइनल सुपरिटेंडेंट, उसने दोनों पैलेट्स को यूज किया और लास्ट सुपरिटेंडेंट जो मिला, ऑन सब्जेक्टिंग वेरियस पैलेट्स एंड फाइनल सुपरिटेंडेंट टू वेस्टर्न ब्लॉटिंग विद एंटी प्रोटीन एक्स। मान लो ये एक्स प्रोटीन था, इसके साथ उन्होंने एक एंटीबॉडी बनाई जो क्या थी, एंटी प्रोटीन एक्स, मतलब एक प्रोटीन एक्स की एंटीबॉडी, ठीक है। इन्होंने उसको उसके साथ लिंक करवाना था और लिंक करवा के कह रहे थे, और एक और चीज बोली, एंटीबॉडी द प्रोटीन एक्स इज ऑब्जर्व टू बी मैक्सिमली एक्सप्रेस्ड इन पैलेट आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन एट 10,000 जी। देखो पहले तो समझो कि पैलेट क्या था। ये अगर आप जब भी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो तो कुछ हिस्सा नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ये जो नीचे हिस्सा सेटल डाउन होता है वो होता है पैलेट, और ऊपर बचा हुआ हिस्सा क्या होता है, सुपरनेटेंट। अब ये कह रहे हैं ये प्रोटीन एक्स सबसे ज्यादा कब देखने को मिला, जब हमने इससे पहले वाले कंपोनेंट को 10,000 जी पर रन किया, ठीक है। और इस टाइम पे जो एक्स था वो मैक्सिमम था, एक्स इस टाइम पर क्या था, मैक्सिमम था। तो हमें ये पता लगाना है जब हमने 10,000 जी पर हमें जो पैलेट मिला था, इस पैलेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अगर ये हमें पता चल गई देन वी कैन फाइंड आउट द आंसर। अच्छा देखो मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस बाहर आता है, फिर अगर हम रन करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया बाहर आता है, देन हमारे माइक्रोसोम्स बाहर आते हैं, फिर राइबोसोम्स बाहर आते हैं। सो देखो ये एक डायग्राम भी था, आप लोगों ने देखा था ये वाला। 1000 जी पर सबसे पहले रन किया इन्होंने, ठीक है। 1000 जी पर रन करते समय, मतलब 600 यानी 1000 लगभग सिमिलर हो गया, टाइमिंग ड्यूरेशन चेंज हो जाती है बस। मतलब 1000 जी पे रन किया तब न्यूक्लियर पैलेट बाहर आया। 15,000 विच इज नियरली इक्वल टू 10,000। इस टाइम पर हमारे पैलेट में क्या मिला, पैलेट में मिला माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम। मींस आंसर विल बी इनमें से कोई एक होगा, अगर इन तीनों में से कोई भी एक दे रखा होगा तो। सो आपको पता है आंसर दे रखा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्का सा मैथमेटिकल टाइप का है बट इजी है, आओ सॉल्व करते हैं। बोला है लिपिड राफ्ट आर इन्वॉल्व इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन इन सेल्स। तो सेल में जो भी सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है लिपिड राफ्ट उसमें इन्वॉल्व रहता है। राफ्ट्स हैव कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। आपको पता है बाकी मेम्ब्रेन से राफ्ट का कंपोजिशन थोड़ा सा अलग होता है। इन्होंने राफ्ट को आइसोलेट किया
और उसमें कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड का रेशियो जब देखा तो कोलेस्ट्रॉल टू स्फिंगोलिपिड का रेशियो था 2:1, यानी कोलेस्ट्रॉल जो था वो लगभग डबल प्रेजेंट था। द एस्टिमेटेड साइज ऑफ द राफ्ट इज 35 नैनोमीटर स्क्वायर। लो भाई इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। राफ्ट का जो साइज है वो 35 नैनोमीटर स्क्वायर है, यूनिट्स पे ध्यान देना। इन इफ द सरफेस एरिया ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज 40 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर एंड स्फिंगोलिपिड इज 60 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, हाउ मेनी कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड आर प्रेजेंट इन वन राफ्ट। तो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, ये जो कोलेस्ट्रॉल था इसकी वैल्यू क्या थी नॉर्मली 40 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर और स्फिंगोलिपिड की वैल्यू थी 60 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, ठीक है। पहले तो समझते हैं 1 नैनोमीटर में यूनिट सेम करना जरूरी होता है, आपको पता है फिजिक्स का एक बेसिक रूल। 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, ये वाली बात याद रखिएगा आप, ठीक है। 1 नैनोमीटर के स्क्वायर में कितने होंगे, 10 के स्क्वायर एंगस्ट्रॉम होंगे ना, यानी 10 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर होगा, यानी 1 नैनोमीटर स्क्वायर में कितना हुआ, लगभग 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्क्वायर था पहले पूरे होल का था, ठीक है ना, अभी बचा 100 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। तो ये बेसिकली सिंपल सी चीज है। ये हमारा क्या आ गया, 1 नैनोमीटर स्क्वायर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। अब इन्होंने कितने बोले हैं, ये भैया यहाँ पर बात 35 नैनोमीटर स्क्वायर की बात चल रही है। 35 नैनोमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 35 इंटू 100, दैट इज 3500 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर की बात आ गई, इतनी बात आ रही है। ये हमारा टोटल एक राफ्ट का एरिया है। और हमें पता है कोलेस्ट्रॉल टू स्फिंगोलिपिड रेशियो क्या है, 2:1। एक कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है 40, दो की वैल्यू क्या होगी 80, ठीक है, प्लस एक स्फिंगोलिपिड की वैल्यू क्या है, रेशियो में क्या है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 60। 80 प्लस 60 दैट इज 140, ठीक है। दो वैल्यू तो हमें मिल गई। अब इस 140 में क्या है, इस 140 में दो कोलेस्ट्रॉल है और एक स्फिंगोलिपिड है। ये आंसर मिल जाएगा हमें, तो पूरा आंसर आ जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 3500 डिवाइड बाय 140, व्हाट वी गेट, वी नियरली गेट ऑलमोस्ट 14 से 350 कितने टाइम्स आएगा, 25 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा लगभग नियरली आंसर आएगा। अभी 25 रीजंस मिले, ठीक है। इस 25 में 2:1 में क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड, यानी इस 25 में क्या होगा, एक आपका स्फिंगोलिपिड होगा, मतलब 25 स्फिंगोलिपिड्स होंगे और इसी के डबल 50 हमारे कोलेस्ट्रॉल होंगे। बात समझ में आई आपको। पहले तो हमने कन्वर्जन किया, कन्वर्जन में हमने देखा कि 3500 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर आता है। हमने ये देखा कोलेस्ट्रॉल जो था वो यहाँ पर कितना था, एक कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है 40 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, यहाँ पे दो कोलेस्ट्रॉल थे, 40 × 2 80 हो गया। स्फिंगोलिपिड हमारा कितना था, एक, तो एक की वैल्यू कितनी है 60, 80 प्लस 60 140, ठीक है। इस 140 के अंदर ही दो कोलेस्ट्रॉल और एक स्फिंगोलिपिड था। अगर हम 3500 का डिवाइड करें 140 से तो हमारा आंसर है 25। अब ये 25 इसमें क्या है, स्फिंगोलिपिड्स हैं, और हमें पता था जितने स्फिंगोलिपिड्स हैं, जितने स्फिंगोलिपिड्स यहाँ प्रेजेंट हैं उसका जस्ट डबल प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल। देख सकते हो ना 2:1, स्फिंगोलिपिड का जस्ट क्या है कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे अगर 25 स्फिंगोलिपिड्स है तो 50 कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड 50 कोलेस्ट्रॉल और 25 स्फिंगोलिपिड्स विल बी द राइट आंसर। गॉट इट। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन अलग से डाल दूंगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करें, देखो बोल रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्फिंगोमाइलिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ शुगर्स और फॉस्फोराइलकोलिन टू सेरामाइड ऑन साइटोसोलिक एंड ल्यूमिनल सरफेसेस रेस्पेक्टिवली। इन्होंने बोला है जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और जो स्फिंगोमाइलिन होते हैं उसमें क्या होता है, ये बनते हैं, इनमें क्या करते हैं हम, शुगर या फिर फॉस्फोराइलकोलिन। फॉस्फोराइलकोलिन यूज किया है हमारा स्फिंगोमाइलिन के लिए, और ग्लाइकोलिपिड्स के लिए क्या यूज किया है इन लोगों ने, शुगर्स यूज करी हैं। वी नो दैट ग्लाइकोलिपिड्स मतलब, ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब ही होता है ना, ग्लाइको मतलब क्या होता है, शुगर, और स्फिंगोमाइलिन मींस क्या हो गया यहाँ पर, फॉस्फोराइल कोलिन, ठीक है, फॉस्फोराइल कोलिन। ये कह रहे हैं, तो इसको हम कहाँ अटैच करते हैं, ऑन साइटोसोलिक एंड ल्यूमिनल सरफेसेस रेस्पेक्टिवली।
तो इसको ये साइटोसोलिक और या ल्यूमिनल सरफेसेस की तरफ सिंथेसाइज होते हैं। कहां पर? गोल्जी अपैरेटस। तो ये कौन सा होता है हमारा? ये साइटोसोलिक की तरफ और ये ल्यूमिनल। मतलब अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर में जाएं गोल्जी के में, तो गोल्जी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, दिस इज समवॉट स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपैरेटस। ये इसका क्या होता है? साइटोसोलिक साइड, और अंदर क्या होता है? ल्यूमिनल साइड। तो उन्होंने बोला है साइटोसोलिक साइड की तरफ कौन सा बनना है हमारे? ग्लाइको, और ल्यूमिनल साइड की तरफ कौन से बनने हमारे? स्फिंगो। अब इन्होंने बोला कि ऐसी जगह पर बनते हैं ये। फाइनली आफ्टर सच मॉडिफिकेशंस these molecules are located on the outer half of the plasma membrane. What key events are responsible for such localization? उन्होंने बोला है कि नॉर्मली इस सब इवेंट्स के बाद ये बाहर जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे, ये दो लिपलेट होती ना, तो ये सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं? आउटर साइड पर ज्यादातर आ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आउटर की तरफ पहुंच गए? क्या केवल मेम्ब्रेन फ्यूजन हुआ? यहां से या तो ये हुआ, यहां से हमारी वेसाइकल निकली, ये वेसाइकल जाकर के इससे फ्यूज हो गई। क्या केवल इतना हुआ? क्योंकि दोनों ही देखो अपोजिट ओरिएंटेशन में थे, तो केवल इतना तो नहीं होगा। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। एक्शन ऑफ फ्लिपेस एंड मेम्ब्रेन फ्यूजन, यानी यहां पर फ्लिपेस और मेम्ब्रेन फ्यूजन हुआ, हो सकता है। उससे पहले आपको बताऊंगा, देखो ओरिएंटेशन समझेंगे इनका, ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लिप फ्लॉप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इन गोल्जी मेम्ब्रेन कैटलाइज्ड बाय प्रोटॉन पंप, ऐसा नहीं होता। एक्शन ऑफ ओनली फ्लॉपेस, देखो वैसे अगर आप पूरे ढंग से ध्यान से देखोगे ना, फ्लिपेस और मेम्ब्रेन फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ की जो मेम्ब्रेन है, ये देखो, ये है हमारी नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां से आ रही है हमारी गोल्जी की मेम्ब्रेन। गोल्जी के बाहर की तरफ कौन सा रेंज है? ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। गोल्जी की मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है स्फिंगोलिपिड्स। जैसे ये बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है, चलो डबल लेयर बना देते हैं ऐसे, ठीक है ना। जैसे ये बाहर की तरफ जाएंगे, तो इसकी वजह से होगा क्या? ध्यान से देखना, ये वाली मेम्ब्रेन यहाँ से खुलेगी। जब ये यहाँ पर खुलती है, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी, ठीक है। ये जब मेम्ब्रेन फ्यूजन हो रहा था, तो ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स बाहर आ जाएगा, और ग्लाइकोलिपिड्स अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। बट इन्होंने क्या बोला है? आफ्टर सच मॉडिफिकेशन दीस मॉलिक्यूल्स लोकेटेड ऑन द आउटर हाफ। अब कोई भी चीज अंदर से बाहर जानी है, तो उसका क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है ना। तो यहां पर क्या होगा? बाहर से अंदर आया तो फ्लिप, अंदर से बाहर गया तो फ्लॉप मूवमेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्शन ऑफ लिपेज एंड मेम्ब्रेन फ्यूजन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहां बोला है एक बैक्टीरिया है जो नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो होता है। हमने उसको क्या किया? 37 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिया। अब आपको क्या लगता है अपनी मेम्ब्रेन में ऐसा क्या चेंज करेगा? किस टाइप के लिपिड्स का ज्यादा फॉर्मेशन करवाएगा? ये आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। पहले तो समझिए, जब भी टेम्परेचर जब भी बढ़ता है, ठीक है ना, टेम्परेचर जब भी बढ़ता है, तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या चाहती है? रिजिड हो जाए, यानी अपने आप को बहुत ज्यादा कठोर करने की कोशिश करेगी, ताकि वो बिल्कुल पिघले ना। तो वो अपने अंदर बीज को क्या करेगी? इसको टॉलरेट करने के लिए इंटरेक्शन को बढ़ाएगी। अब इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए इनमें से आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल होगा? शॉर्ट चेन बिल्कुल नहीं होगा, लॉन्ग चेन हो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि उतना ही ज्यादा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी, और हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन भी बढ़िया होगा। लॉन्ग चेन हुआ। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, आपको ध्यान होगा कि वो ऐसे कोनी निकाल के बैठे रहते हैं। चलो भैया तुकू है जा, चल भाई दूर हो जा, ये पास पास नहीं आने देते। वहीं अगर हम देखें, जो सैचुरेटेड वाले हैं, वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे सैचुरेटेड वाले। तो भाई इसका इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा है, तो क्या करेंगे? लॉन्ग चेन एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज द राइट आंसर, दिस विल बी द रॉन्ग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इन्होंने बोला है, चलो पहले आप करने की कोशिश करो। देखो इन्होंने क्या बोला है? A cell suspension was subjected to membrane disruption followed by the differential centrifugation to the fractionate of the cell components। यानी इन्होंने क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन किया है। सेंट्रीफ्यूगेशन किया, अलग कंपोनेंट्स उन्हें मिले, मैच दो कॉलम करना है सिंपली। अभी हमने इसी का एक्सप्लेनेशन जस्ट अभी पीछे देखा था, वही है। सबसे पहले देखो हमारा क्या निकलता है नॉर्मली, सबसे पहले हमारा निकलता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के बाद हमारा कौन सी चीज आती है? अब इससे बाद इससे छोटी चीज, एक नंबर छोटी चीज आएगी
दैट इज लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद निकलेंगे हमारे राइबोसोम्स या स्मॉल वेसिकल्स, जल्दी जल्दी सोचो। इसके बाद हमारे आते हैं राइबोसोम्स और लास्ट में माइक्रोसोमल एंड स्मॉल वेसिकल्स, क्योंकि स्मॉल वेसिकल्स सबसे छोटी होती हैं, सबसे लास्ट में आएंगी। सो देखो इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। ठीक है, पॉलीसोम्स का मतलब ही क्या होता है, पॉलीसोम्स क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही आरएनए से बंधे हुए, ऐसे होते हैं हमारे पॉलीसोम्स। ये आता है हमारा, तो ये हमारा इसका मैटर हो जाएगा। अब आप खुद आंसर चेक कर सकते हो इसमें, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है हमारा, which one of the following does not constitute the lipid moiety in the lipid membrane proteins। देखो कह रहे हैं कि जो हमारे लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उनमें से ऐसा कौन सा फैटी एसिड चेन है या फिर कौन सा ऐसा ग्रुप है जो रोल प्ले नहीं करता है। पाल्मिटिक एसिड होता है भाई, फार्नेसाइल ग्रुप्स होते हैं हमारे, आइसोप्रीन यूनिट्स बनाते हैं। मिरिस्टिक एसिड जो होता है ये भी प्रेजेंट होता है हमारा। एरिस्टिक स्टेरिक एसिड जो होता है जो 18 कार्बन का होता है ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी द स्टेरिक एसिड। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन। ये जो फर्स्ट वाला है ये बात चल रही है फार्नेसाइल की, यानी ऑप्शन सी की। तो ये भी है, ये भी है और ये है, साथ में जीपीआई होते हैं, स्टेरिक एसिड थोड़ी होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following segment regarding membrane transport is false? Do it by yourself. चलो करके देखें, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मतलब जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट था उसके लिए सही नहीं है। पहला बोल रहे हैं पोलर एंड चार्ज सॉल्यूट्स विल नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इफेक्टिवली विदाउट स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर्स। ठीक है, अब इन्होंने फॉल्स बोला है, ये तो ट्रू है। हम जानते हैं जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ईच प्रोटीन कैरियर विल ओनली बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट वन और अ फ्यू टाइप ऑफ सॉल्यूट। हाँ तो सही बात है, हर प्रोटीन कैरियर कोई किसी एक को या फिर कुछ टाइप को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम और पोटेशियम को ट्रांसफर करता है, वो जाकर के ये तो है नहीं है लिथियम को ट्रांसपोर्ट करने बैठ जाएगा या मर्क्यूरी को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, हमें फॉल्स पता लगाना है। शुगर सच एज ग्लूकोज आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर्स, पकड़ा गया, ऑलवेज आ गया। ऑलवेज वर्ड ज्यादातर स्टेटमेंट्स में फॉल्स होता है, तो अगर आप कभी भी याद रखना है कि बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑलवेज नेवर। बायोलॉजी 100% इफेक्टिवनेस पे वर्क नहीं करती, ऑलवेज नेवर जैसी चीजें यहाँ पर बहुत ही कम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो शुगर सच एज ग्लूकोज आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नो। कुछ ग्लूकोज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से भी ट्रांसपोर्ट करती है, और कुछ ग्लूकोज हमारी याद करो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में SGLT होता है। ठीक है ना, तो वो तो फैसिलिटेड नहीं है, वो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो कुछ हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी जाती है। अगर आप बोलो भैया हम सिंपल डिफ्यूजन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब इसको कैसे नेग्लेक्ट करोगे, इसको तो नहीं कर सकते ना। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, और हमें फॉल्स ही पता लगाना था, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही आंसर है। तो आयंस आर टिपिकली ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेशल प्रोटीन्स दैट फॉर्म मेम्ब्रेन चैनल्स, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। तो गलत वाला हमारा मिला ये वाला, तो सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आपको दिख रहा है कि SGLT हमारा प्रेजेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एन अल्फा हेलिकल रीजन ऑफ 20 रेसिड्यू इन अ प्रोटीन कंटेन्स प्रीडोमिनेंट नॉन पोलर रेसिड्यूज सच हेलिक्स इज लाइकली टू बी। अब इन्होंने बोला है एक अल्फा हेलिकल रीजन है जिसमें 20 रेसिड्यूज है प्रोटीन के अंदर, कंटेन प्रीडोमिनेंटली नॉन पोलर रेसिड्यू। आप लोग करना है तो कर लो वरना मैं समझाता हूं। नॉन पोलर की जब भी बात आए, नॉन पोलर की जब भी बात आएगी तो इसका सिंपल सा मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक कब होगा, हाइड्रोफोबिक दो कंडीशन में हो सकता है भाई, या तो वो कंडीशन ये हो यानी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो, या फिर वो पार्शियली मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन दोनों ही केसेस में हाइड्रोफोबिक सेगमेंट है तो वो मेम्ब्रेन के अंदर इन्वॉल्व होगा ही। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन, तो इसका क्या हो सकता है हमारा कि ये जो प्रोटीन है कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये जो 20 हमारे नॉन पोलर रेसिड्यूज हैं कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोटीन की सरफेस पर,
नॉट द करेक्ट. एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, यस इट इज करेक्ट. ठीक है. लोकेटेड इन साइटोसोल, इट इज नॉट करेक्ट. Exposed to the extracellular environment, it is also not correct. So right answer will be the B option, that is embedded in the lipid bilayer. ठीक है. So this is all about your class. So इसमें हमने देखे कौन कौन से क्वेश्चंस थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और मेम्ब्रेन से. अब आप लोगों को इनमें से किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं उसका इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा. और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आप लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हो अपनी हमारी सीरीज को, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और ऐसे ही हम अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, किस तरीके से इनमें सॉर्टिंग होती है. साथ ही साथ हम लोग बायोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं पैरेलली. सो स्टे ट्यून्ड. टाटा, बाय बाय, जय हिंद.